कोई फ्री बैठे हैं स्टाफ रूम में या ऑफिस में, तो कोई कोई जाकर एक बात हम कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्व की बात है कि वो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक फिजिकल टच हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। जब जब हम बात करते हैं भाषाओं की, भाषा और साहित्य के संशोधन के मामले में, भाषा और साहित्य के संशोधन में, और उसमें सूचना तकनीक, आईसीटी सूचना तकनीक हमें कैसे काम लगती है, वो जब हम देखते हैं तो मैं आपके सामने दो तीन ऐसी बातें रखना चाहता हूं। जैसे आईसीटी जो है, आईसीटी जो है वो पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं बनी है, वो बात हमें बराबर मन में रखना है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए है, कम्युनिकेशंस के लिए है टेक्नोलॉजी। ये संदेश के आपले के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी है। उसका एक महत्व है कि उसमें सचोट रूप से आप संदेश के आपले कर सकते हैं, सचोट रूप से आप प्रिसाइसली, जिसको कहते हैं प्रिसाइसली, आप वो कर सकते हैं। संदेशा जैसा आपने बनाया है वैसा ही दूर दराज सभी लोगों के पास पहुंच सकता है। आपने वो साइकोलॉजिकल प्रयोग देखा होगा कि एक संदेशा अगर आप पहुंचाना चाहते हैं व्यक्ति के माध्यम से, तो आप उस व्यक्ति को कुछ बात कहते हैं, वो दूसरे को कहता है, वो तीसरे को कहता है, वो 10वें व्यक्ति तक वो बात जब पहुंचती है तब बात एकदम बिगड़ जाती है, बदल जाती है तो ठीक है, बिगड़ भी जाती है वो बात। तो इसमें आप प्रिसीजन नहीं रहता। जब आप माउथ टू माउथ, व्यक्ति से जब वो बात आगे जाती है तो हम अपनी भाषा का उसमें प्रयोग करते रहते हैं। जैसे संदेश आया है वही भाषा हम रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी भाषा, अपने शब्दों या उसके जो पहनावे है, कपड़े जो पहनावे है, शब्द रूपी पहनावे, वो बदलते रहते हैं। उसकी वजह से जो संदेशा है वो बिगड़ भी जाता है और संदेशा वैसे ही नहीं भी पहुंचता है। तो तकनीक आकर आती है तो वो वैसे ही वो संदेशा पहुंचा देती है, वैसे ही, बिल्कुल जैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड किया तो वैसे ही वो बोलेगा, अगर आपने टाइप करके ईमेल भेजा है तो वैसे ही वो पढ़ेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज किया है तो वैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा। तो वो इस सूचना तकनीक के जो आयाम थे। हम ये भी जानते हैं कि पहले के समय में हम प्राणियों का उपयोग करते थे सूचना के आपले के लिए। प्राणियों के वहां चिट्ठी बांध के भेजते थे, या फिर आग का इस्तेमाल, उससे पहले आग का इस्तेमाल, धुएं का इस्तेमाल भी लोग करते थे जंगल में जब रहते थे तब। या वो ड्रम बजाने का, किसी भी वाद्ययंत्र बजाने का या ड्रम बजाने के भी आयाम हुआ करते। तो बिना भाषा भी हम किसी न किसी रूप में संदेश के आपले करते रहे हैं, भूतकाल से लेकर आज तक। और आज के समय 21वीं सदी में ज्यादातर हम ये बातें कर रहे हैं सूचना तकनीक के माध्यम से। पर ये बात क्या है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो दो इंसानों के बीच में, हम देखें दो इंसान, व्यक्तिगत हो या एक समूह हो, एक इंसान हो, ग्रुप या इंडिविजुअल, सबके साथ संदेश के आपले करने के लिए एक तकनीक बनी है। अब हम इसको ऐसे देखें कि इस तकनीक का इस्तेमाल हम कैसे करें। जैसे मैं तो पढ़ रहा हूं या मैं संशोधन कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है, तो संशोधनकर्ता किस प्रकार के संदेश के आपले करते हैं, संशोधनकर्ता किस प्रकार के संदेश के आपले अपने साथ करते रहते हैं, वो अगर हम देखना चाहे तो हम इसको ऐसे देखें कि एक संशोधनकर्ता के रूप से मेरा संदेश के आपले किसके साथ होते हैं। एक इंसान के साथ होता है, वो है मेरा गाइड है, मेरा सुपरवाइजर है, उनके साथ में संदेश के आपले करता हूँ। दूसरे कोई और टीचर से, जैसे कोई और एक्सपर्ट है उनके साथ, वो भी इंसान है, उनके साथ भी मैं बात करता हूँ। मेरे समूह के लोग हैं, मेरे ग्रुप के, मेरे बाकी के छात्र लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी इंसान है, उनके साथ भी मैं संदेश के आपले कर सकता हूँ। मैं रूबरू जाकर भी बात कर सकता हूँ या फिर ईमेल भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप से बात कर सकता हूँ। वहां पर एक हमें तकनीक की जरूरत रहती है और आप सब लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते भी होंगे, व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से या ईमेल से या फोन करके। आप फोन पर बात करते हैं तो भी ये तकनीक का ही इस्तेमाल होता है। तो वहां पर एक इंसान के साथ संशोधन कार्य के हेतु जब आप किसी के साथ संदेश की आपले करें तो भी आप एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम सब वो करते हैं। अब आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि मैं मोबाइल या टेलीफोन के बगैर ही पूरा संशोधन करता हूं, मुझे कभी भी मोबाइल फोन का या व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का या इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा शायद आपको कोई नहीं मिलेगा। अब सब लोग करते हैं, एक बात सामान्य बात है। लेकिन ये बात थोड़े अंश से हमें संशोधन में सीधे रूप में काम लगती है, नहीं भी लगती है। दूसरी बात कि हम एक संशोधनकर्ता के रूप में मेरा संदेश के आपले होते किताबों के साथ, क्योंकि जैसे आप अगर
नाटक के नाट्य पर बात करते हैं या काव्य पर बात, तो वहीं पर वो छपा है, कहीं पर वो छपा हुआ है। आप नाट्य ऐसा चीज है जो आप देख भी सकते हैं, उसका मंचन हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। या ज्यादातर आप लोग संशोधन जब करते हैं या जब हम पढ़ाई करते हैं, तब हमारे लिए ये महत्व की है कि हम उसका इस्तेमाल किताब के स्वरूप में करते हैं। अब ये जो किताब जो है वो भी एक तकनीक का परिमाण है, तकनीक का प्रोडक्ट है, क्योंकि किसी ने लिखा है, तो मैं ये कहता हूं कि ये लेखनी जो है वो भी एक तकनीक है, लेखनी भी एक तकनीक है। और इससे आगे भी मैं जाऊं तो भाषा भी एक तकनीक है, भाषा भी एक तकनीक ही है जो मानवों ने विकसित की है। तो जब लेखनी नहीं थी तो ओरल स्वरूप में बात होता था, ओरल स्वरूप में बोलकर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ओरल स्वरूप में, तो ओरली मौखिकी के रूप में भी, लेकिन फिर भी भाषा तो थी वहां पर, भाषा का इस्तेमाल पहले से होता रहा। भाषा एक तकनीक, फिर हमने उसको इंटरनलाइज कर लिया, उसके आदी हो गए, अब भाषा को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखते भी नहीं है। तो जब हम टेक्नोलॉजी के सामने कोई प्रश्न खड़ा करें कि टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, नहीं लगती है, तब हमें यह भी देखना है कि भाषा भी एक टेक्नोलॉजी है, भाषा भी एक मैन मेड चीज है, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है। वो भी टेक्नोलॉजी जैसे इंसान के द्वारा बनाई गई है, वैसे भाषा भी कुदरती नहीं है, वो कुदरत के द्वारा दी गई नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो हम जन्म के साथ ही बोलने लगते हैं, जैसे जन्म के साथ जो हमें मिलता है वो कुदरती होता है, लेकिन भाषा कुदरती नहीं, वो इंसानों के द्वारा बनाई गई बात है। तो तब हम भूल जाते हैं कि भाई भाषा भी टेक्नोलॉजी है, और बिना भाषा के आप क्या करोगे, तो टेक्नोलॉजी तो वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ओरल ट्रेडिशन मौखिकी थी, वहां से लेखनी आई, लेखनी के साथ जब प्रिंटिंग मशीन्स बने, प्रिंटिंग प्रेस जब बनने शुरू हुए, और प्रिंटिंग प्रेस के बाद हमारी सब किताबें छपने लगी। तो किताब जो है उसमें आप देखिए कितनी टेक्नोलॉजी है, एक तो भाषा ही एक टेक्नोलॉजी है, दूसरी इसमें लिखाई होती है तो लेखनी भी एक टेक्नोलॉजी है, और तीसरी छपाई होती है तो तीसरी वो भी टेक्नोलॉजी है। तो तीन तीन टेक्नोलॉजी की तो किताब में ही होती है, और हम मानते हैं कि किताब में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो वो हम देखते हैं, तो वहां पर भी किताब के साथ हम संदेश के आपले करते हैं। तो मैं कोई भी किताब जब पढ़ता हूं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन हम उसी तरह से अब नहीं देखते। आईसीटी के माध्यम ने किताब का स्वरूप बदल दिया है। आज आईसीटी के माध्यम से और नई टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने एक किताब का माध्यम कैसे बदल दिया कि उसको डिजिटल बना दिया है, उसको डिजिटल किताब बना दी। तो हम पीडीएफ कर लेते हैं या उसकी इमेज बना लेते हैं, उसकी तस्वीर ले लेते हैं तो वो डिजिटल स्वरूप में आती है, या उसकी पीडीएफ कॉपी या वेबसाइट पे कोई टाइप करके पब्लिश करता है, या ब्लॉग बना कर लगते हैं, या विकिपीडिया पर कोई पब्लिश करते हैं उसकी माहिती है, ओरिजिनल किताब हो या उसकी माहिती हो। तो अब डिजिटल स्वरूप में हम किताब को देखते हैं। देखिए हम जो बातें करते हैं ना कि भाई क्योंकि नई चीज जब आती है तो इंसान उसका विरोध बहुत करता है, वो इसी आसानी से उन चीजों का स्वीकार नहीं करता है। तो टेक्नोलॉजी एक नया आविष्कार के रूप में अभी हमारे सामने उभर रही है, उभर भी चुकी है। अब तो कोरोना ने साबित भी कर दिया है कि भाई हम इसके बगैर इस सदी में तो नहीं जी सकते हैं। मतलब कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक तो टेक्नोलॉजी के साथ ही जीना पड़ेगा। वो एक ही चांस है कि टेक्नोलॉजी खत्म हो सकती है या उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वही कि हमारे जो सैटेलाइट्स आकाश में घूम रहे हैं, वो उसके साथ कोई उल्का पिंड का अकस्मात हो जाए, कोई बड़ी बड़ी उल्का पिंड, और तभी हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के जो सैटेलाइट से वो नष्ट करते हैं, तो फिर हमें फिर वापस जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि अब तो टेक्नोलॉजी भी बंद हो गई है, तो अब हम क्या सोचे। लेकिन बहुत सारे बैकअप प्लान्स बना के रखे हैं लोगों ने। अगर ऐसा एक जगह पे होता है तो दूसरे किसी के भी काम शुरू हो सकता है। वो जैसे हमने देखा था कि तमिलनाडु में जब पूर की परिस्थिति हुई और बैंक के सब सर्वर वहां के थे वो ठप हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर कर दिए बॉम्बे में। बॉम्बे में जब पूर की परिस्थिति आई तो वो चेन्नई में ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी और जगह पर ट्रांसफर करके लोग काम चलाते रहते। लेकिन उल्का पिंड की वर्षा जब होती है और उसमें अगर हमारे सभी सैटेलाइट अगर नष्ट हो गए, तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से अभी हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, वो काम नहीं करेगी। लेकिन अभी तो लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी होगा। होता है तो ठीक है, हम हमारे मन में तो वो प्लान भी रखते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमारी जीवन शैली कैसी होगी, हमारी पढ़ाई, हमारी लेखनी, हमारा संशोधन कैसे होगा, वो हमने कहीं पर सोच के तो
जरूर रखा है, रखते भी है, जो भी काम करते हैं वो सब ऐसा रखते हैं। लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो, कि हमारे जीवन के आयुष्य के दौरान तो हम टेक्नोलॉजी के साथ ही जीने वाले हैं, ऐसा अभी तो महसूस होता है, लगता भी है। तो ये जो किताब जो डिजिटल हो रही है किताब, उसकी बात हम करते हैं कि वहां किताब का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए थोड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो किताब भी पूरी टेक्नोलॉजी का, ये तीन तीन टेक्नोलॉजी है वहां पर, भाषा है, लेखनी है और छपाई है, तीन टेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट है किताब। उस टेक्नोलॉजी को आप अगर कहकर ना मुझे टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तो किस प्रकार की लेख, अब मौखिकी में आप जाओगे, किस प्रकार के ओरल ट्रेडिशंस में आप जाओगे, और कैसे आप संशोधन वगैरह कर पाओगे। तो डिजिटल स्वरूप में जब किताब आती है, तो जो हम उस किताब के साथ डीलिंग करते हैं, तो हमारी डीलिंग, हमारा संदेश के आपले उस डिजिटल किताब के साथ कैसे होते हैं, उसकी उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन आज हम एक, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम है वगैरह, तो अभी मैं सीधा टेरेस पे बैठ के बात कर रहा हूं, तो सब कुछ आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी बात कर सकता हूं। जब पीडीएफ की किताब हो, तो आपको अगर उसकी एनालिसिस करनी हो, आपको देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता था कि एक किताब है, वो अरविंद अडिगा नाम की एक लेखक है, अंग्रेजी में लिखी है, उसका नाम है द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर नाम की किताब, और अंग्रेजी में लिखी गई है। अब हम पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, और फिर एक अचानक एक प्रश्न क्लास में से आया कि भाई इस किताब में गांधी और बुद्ध की बात वो कर रहे हैं, गांधी और बुद्ध की बात वो कर रहे हैं, तो वो कौन से संदर्भ में कितनी बार गांधी और बुद्ध की बात वो करते हैं, कौन से संदर्भ में और कितनी बार उसने गांधी या बुद्ध का कार्य उसका इस्तेमाल। तब देख, मैंने ओरिजिनल किताब तो पढ़ी थी, लेकिन कोई भी शिक्षक पढ़ता है पढ़ाने से पहले, लेकिन आप एक बार पढ़ते हो, आप एक बार ओरिजिनल किताब पढ़ते हो, बाद में आप अपनी नोट्स बना लेते हो। हर बार ओरिजिनल किताब पढ़ना मुश्किल होता है। छोटी फिल्म हो तो आप देख सकते हो बार बार, लेकिन बड़ी सी किताब हो, 200 300 500 पन्ने की किताब, तो हर बार नहीं पढ़, क्योंकि 10-15 दिन चले जाते हैं वो पढ़ने में, तो ऐसे नहीं एक बार आप पढ़ लिए थे, बाद में आप उसके चलाते। लेकिन अगर नया प्रश्न अगर आपके सामने आता है, नया प्रश्न, तो ये नए प्रश्न के उत्तर के लिए आपको फिर से वो किताब पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी किताब। अगर आप 3 या 4 दिन में जल्दी से वो पढ़ ले, एक आशय के साथ कि गांधी कहाँ है, बुद्ध कहाँ है इस किताब में, उसको ही मद्देनजर रखते हुए आप पढ़ते जाते हो, तो भी आपको करीबन उसमें 56 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे, 70 आवर्स, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं 200-300 पेज की किताब पढ़ने के लिए। उसके बाद आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि भाई गांधी का नाम इस किताब में 12 बार आता है, बुद्ध का नाम इसके अंदर 15 बार आता है, और उनका संदर्भ ये है, वो उस तरह से गांधी को देखते हैं, या इस तरह से वो बुद्ध को यहाँ पर देखते हैं। उसको एक बुद्ध को एक रेजिस्टेंस का प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल किया है। गांधी को, इस साहित्य को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये गांधीयन लिटरेचर ही, ये थोड़ा बहुत एंटी गांधी लिटरेचर आप मान सकते हैं, उस प्रकार की ये किताब। लेकिन कितने घंटे के बाद आप ये यहाँ पर पहुंच पाए, कितने घंटे, 70 आवर्स या 3-4 दिन के बाद आप वहां पर पहुंच पाए। अगर आपके पास पीडीएफ किताब होती, जैसे हम क्लास में करते हैं, तो तुरंत ही जैसे ही स्टूडेंट ने पूछा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आपने पीडीएफ किताब खोली, प्रोजेक्टर पे उसको प्रेजेंट किया, सामने स्टूडेंट्स बैठे, सामने न बैठे हो तो यहाँ पर भी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, वहां पर सीधा फिर कंट्रोल एफ बटन दबाया मैंने, उसके बाद कंट्रोल एफ, और वहां पर टाइप किया गांधी, GANDHI लिखा, और मुझे तुरंत रिजल्ट मिला कि यहाँ पर इस किताब में गांधी का रेफरेंस है। जल्दी जल्दी वहां जाए, 2-3 लाइन पढ़ ली आपने, किताब पूरी पढ़ी थी तो आपको संदर्भ तुरंत ही मिल जाता है कि क्या संदर्भ है उसका, कि आपने कह दिया, वहीं पर 10 मिनट के अंदर आपने वर्ग खंड में जवाब दे दिया कि गांधी का इस्तेमाल 12 बार, बुद्ध का इस्तेमाल 15 बार होता है, और इस संदर्भ में होता है। आप देखिए कितना समय बचा, कितना समय हमारा संशोधन में बच रहा है। और आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ किताब के साथ संदेश के आपले कर रहे हो, किताब के साथ आप संदेश के आपले कर रहे हो, और वो किताब आपको जल्दी से जवाब दे रही है, क्योंकि वो डिजिटल किताब है, इसलिए वो जल्दी से आपको वो जवाब, वो थोड़ा इंटरेक्शन आपके साथ करने लगी है। वो किताब जो निर्जीव किताब थी, जो हमारी छपी हुई किताब जो है, वो निर्जीव किताब होती है, वो मृतप्राय अवस्था में पड़ी हुई एक है, जिसको आप कुछ कहो तो वो बोलती नहीं है, उसको आप टैप करो, क्लिक करो, वो निरुत्तर है, वो उत्तर नहीं दे पाती है। डिजिटल किताब अगर आपके पास हो तो उत्तर देती है वो,
वो आपको सामने एक जवाब भी देती है कि ये है मेरे पास, ये यहाँ पर है, ये इस पेज नंबर पे है। तो वो इंटरेक्शन जो होता है हमारा वो काफी मजेदार रहता है डिजिटल किताब के साथ। अब ये बात हिंदी में कैसे काम करती होगी, ये इसका मुझे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अंग्रेजी भाषा को टेक्नोलॉजी मदद करती है या उसके साथ खड़ी रहती है, उस तरह से वो भारतीय भाषाओं में काम कर पाती है या नहीं, उसके सामने अभी संशोधन चल रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करती है उतना वो नहीं कर सकती है। इसलिए आपके पास अगर पीडीएफ किताब हो तो शायद मुश्किल ही भी हो करने के लिए। अब ये बात जब लोगों के समझ में आए कि एक किताब के साथ किसी किसी विद्यार्थी, छात्र, शिक्षक या संशोधनकर्ता को संदेश के अप्लाई करने हो, तो वो किताब थोड़ी इंटरैक्टिव बन जानी चाहिए। वो किताब थोड़ी डिजिटल स्वरूप में ऐसे होनी चाहिए कि वो जवाब दे, इंटरैक्शन करे। अगर आपके पास सिर्फ तस्वीर है उस पन्ने की या उस किताब की, तो वो तस्वीर जो है वो इंटरैक्शन नहीं कर सकती है। तस्वीर भी मूर्तपाई है, वो डिजिटल स्वरूप तो है, आप उसको संदेश में भेज सकते हैं अलग अलग लोगों के पास। आप कह सकते हैं कि ये किताब, चलो एक ही किताब 10 लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है उसमें, लेकिन वो इंटरेक्शन नहीं। मैं उस बात पे भी आता हूँ, तकनीक और संशोधन करता या फिर किताब कैसे हम देखते हैं किताब को। तो क्या हमें करना चाहिए जब हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ये देखना है कि हम जब पीडीएफ बनाते हैं उस किताब की या डिजिटल स्वरूप में HTML वेबसाइट पे लगाते हैं या ब्लॉग पे जब उसको लगाते हैं, तो वो सर्चेबल होना चाहिए। सर्चेबल का मतलब है कि आप उसमें कुछ ढूंढ सके। जैसे मैंने कहा Ctrl+F मैंने अगर दबाया तो एक विंडो खुलती है, वहां पर मैं जो टाइप करता हूं फिर एंटर दबाता हूं लैपटॉप में, तो मुझे सीधा उस शब्द के पास वो ले जाती है। वो फीचर अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जैसे हम बहुत बार मोबाइल फोन में जो पीडीएफ करते हैं, उसमें जो पेज बनते हैं पीडीएफ के, वो डेड पेजेस होते हैं, डेड पेजेस, मृतपाय अवस्था में वो रहते हैं। उसमें आप प्रोसेस नहीं कर सकते। प्रोसेस जब अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो किताब किसी काम की नहीं रहती। ये तकनीक के इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखना है। इसलिए कभी कभी हम ये कहते हैं कि वो जो इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का, पीडीएफ करना, तस्वीर बनाना, शेयर करना, वो इंटेलिजेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। वो इंटेलिजेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं माना जाता है। टेक्नोलॉजी काफी इंटेलिजेंट है और हम उससे भी अगर इंटेलिजेंट होकर इस्तेमाल करें, तभी हम स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रकार के मुहावरे, ये प्रैक्टिस इनकी सब लोगों को देना बहुत जरूरी भी है, ताकि जब लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी डिसाइड करे कि हम हमारी पुरानी किताब जो है वो डिजिटल स्वरूप में रखना चाहते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सके, तो उनको ये देखना है कि आप कैसे उसको डिजिटल बनाओगे, ये देखना बहुत ही जरूरी उसमें होगा। वो अगर सर्चेबल नहीं होगी तो वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि ये किताब जब डिजिटल बन जाती है या लाइब्रेरी के द्वारा, या तब क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमने अभी इस लॉकडाउन में जब पढ़ा रहे थे तब हमने ये महसूस किया, और वो काफी अच्छा बेनिफिट मिला हमें उसको। जैसे कि कोई भी कृति जब हमारे सिलेबस में होती है तो उसकी पांच प्रत हम रखते हैं, 5 या 7 प्रत। स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट है, एक सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और 50 स्टूडेंट को एक साथ अगर वो प्रत पढ़नी है तो आपको 50 रखनी पड़ती है। तो वो नहीं, उतना बजट भी नहीं होता कि आप एक ही किताब की इतनी सारी प्रत रखो। और 3 साल के बाद जब आपका सिलेबस बदल जाएगा तो वो 50 और 50 प्रत यूं ही लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी। तो आप मिनिमम प्रत लेते हो कि 5 प्रत लो, 10 प्रत लो, और फिर स्टूडेंट एक्सचेंज करते रहे। पर एक्सचेंज में क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहे तब सबके पास वो किताब हो तो बात अलग रहती है, सबके पास किताब हो तो वो पढ़ सकते हैं, तुरंत उसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन फिजिकल स्वरूप में वो बहुत मुश्किल था कि ओरिजिनल प्रत सबको हम दे सके, और इतने पैसे चाहिए कि जब भी सिलेबस बदले तब उतनी सारी प्रत फिर से मंगवाना पड़े, और उनकी भी प्रोसेस होती है कि वो प्रोसेस खत्म होते होते शायद एक सत्र तो खत्म भी हो जाएगा, एक सत्र हमारा खत्म भी हो जाएगा किताब आने से पहले ही। तो इस बार हमने क्या देखा कि इतनी 5-10 प्रत भी स्टूडेंट को अब तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि स्टूडेंट आ नहीं पा रहे थे डिपार्टमेंट पे, या लाइब्रेरी की किताबों का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे। तो वो इवन जो 5-10 रोटेशन पे जो चलता था वो भी नहीं चल रहा था। तब हमें क्या काम लगा,
डिजिटल किताब बहुत काम लगी, डिजिटल किताब हमें बहुत काम लगी। हमारे अंग्रेजी साहित्य में ज्यादातर किताबें, ज्यादातर सभी प्रकार की किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अंग्रेजी साहित्य के लिए बनाए गए हैं। तो उसके माध्यम के अंदर जो किताब कॉपीराइट के बाहर है, जो कॉपीराइट के बाहर चली जाती है, अमेरिकन कॉपीराइट के नियम चलते हैं, लेखक के मृत्यु के बाद कुछ दशक के बाद, 2-3 दशक के बाद, लेखक के मृत्यु के बाद वो ओपन डोमेन में आ जाती है, फिर किसी का कॉपीराइट उस पर नहीं रहता है। फिर गूगल बुक्स है, गटेनबर्ग है, उन सब लोगों ने वो किताब ऑनलाइन फ्रीली पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए रख दी है। तो क्लासिकल बुक्स जो कही जाती है, जो हम अभ्यासक्रम में रखते हैं, वो सभी किताबें आपको आसानी से वहां मिल जाती है। उसके अलावा जो नई किताबें होती है, वो भी बहुत सारी डमी साइट्स बनी हुई है। डमी साइट्स जो है वहां पर वो एक प्रकार की चोरी मानी जाती है, लेकिन ये चोरी जो है, किताबों की जो चोरी है, वो एक रॉबिन हुड जैसी चोरी है। जैसे वो बहारवटिये होते हैं ना, सौराष्ट्र तो जाना जाता है बहारवटियों के लिए है। तो वो इस प्रकार की चोरी है कि वो वहां से लेकर गरीब स्टूडेंट्स, गरीब देशों तक, और जो स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है सब कुछ खरीदने के लिए, वहां तक वो किताबें पहुंच जाती है पीडीएफ के स्वरूप में। तो बहुत सारी किताबें हमें ऐसे मिल जाती। तो हम जब पढ़ा रहे थे तब अचानक कोई रेफरेंस चाहिए, और मुझे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ये देखो कि इस नवल कथा की शुरुआत कैसे हो रही है, वो इस नवल कथा का अंत कैसे हो रहा है, आप पढ़ो। तो स्टूडेंट्स कहेंगे भाई हमारे पास किताब नहीं, हम कैसे पढ़े? तो तुरंत कहीं से किताब डाउनलोड करके व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में मैं भेज देता हूँ, या गूगल ग्रुप हमारा है वहां पर भेज देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को सीधा वो किताब मिल जाए। वो एक साथ सभी 50 के 50 स्टूडेंट वो किताब पढ़ रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, न तो लाइब्रेरी गए हैं, न न न न न न डिपार्टमेंट आए हैं, न शैक्षणिक संस्था की मुलाकात की है, कुछ नहीं। लेकिन जहां पर वो बैठे हैं वहां पर 1 मिनट के अंदर सबके पास ओरिजिनल प्रत पहुंच जाती है, और सब लोग ओरिजिनल प्रत पढ़ रहे हैं। हमारे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चैलेंज जो है जब हम पढ़ाते हैं तब, कि स्टूडेंट्स, एमए के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो, तो ओरिजिनल प्रत नहीं पढ़ते हो, उनको नोट्स चाहिए, जल्दी से कोई लिथो बनाकर दे दे, कोई समरी बनाकर दे दे, कोई कहानी छोटी बनाकर कह दे कि ये कहानी में हो रहा है। तो ओरिजिनल प्रत लोग नहीं पढ़ते। मुझे पता नहीं हिंदी में क्या 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 कैसे अवकाश है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन अंग्रेजी में बहुत दिक्कत रहती है कि स्टूडेंट्स को एक तो कठिन भाषा तो लगती है, अपनी अपनी वातावरण की भाषा नहीं है इसलिए, लेकिन बहुत पढ़ते नहीं है ओरिजिनल प्रत, वो समरी की ओर चले जाते। तो ओरिजिनल प्रत पढ़वाना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन डिजिटल प्रत आने के बाद वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने आपको 2 बातें इसमें बताई कि इंसान जैसे संशोधन करता हो या विद्यार्थी हो, उनको किताब के साथ जब संदेश के आपले करते हैं, आपले करने हैं, तब वो अगर डिजिटल हो तो वो किताब भी कुछ बोलेगी, किताब भी कुछ इंटरेक्शन करेगी, उस तरह से हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरी बात महत्व की यह है कि सूचना तकनीक का संशोधन में भी इस्तेमाल कैसे होता है, संशोधन के क्षेत्र में भी उसका इस्तेमाल कैसे होते, और उसकी वजह से एक पूरा का पूरा एक नया फील्ड खुल गया है संशोधन में, नया फील्ड, उसको कहते हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज। उसको ये कहते हैं कि डिजिटल ह्यूमैनिटीज उसको कहते हैं। तो डिजिटल रूपक में रही किताबें, आपके पास वो किताबें डिजिटल में आ गई। अब आप सॉफ्टवेयर के द्वारा उस किताबों को पढ़कर आप नए नए प्रश्न पूछ सकते हैं उनको, और नए जवाब भी आपको मिल सकती है। ये भी बात मैं आपको दिखाना चाहता था। फिर भी मैं कुछ मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है यूट्यूब पे, मैं लिंक खान सर, वाघेला सर को भेजूंगा, तो आप बाद में अगर आपको समय मिले तो थोड़ा फॉरवर्ड करते करते देख लेना। आप सब जानते हैं कि पूरा वीडियो देखना बहुत मुश्किल होता है, और इवन छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप में आता है तो भी हम जल्दी फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो पूरा वीडियो जैसे हमारी आदत नहीं है वो सहन करने की, और एकेडमिक वीडियो तो बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड करते करते कुछ देख लेना, जहीं पे आपको तस्वीर दिखाई दे वो मिलेगा। या मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस वेबसाइट्स, आप अगर नोट कर रहे हैं और बाद में अगर आप उस वेबसाइट्स पे जाए तो भी आपको कुछ उसमें मिलेगा। तो क्या डिजिटल ह्यूमैनिटी, संशोधन करने के एक नए आयाम खुले हैं, क्योंकि अब किताब डिजिटल हो चुकी है, बहुत सारी किताबें अब डिजिटल हो चुकी है, तो आप नए तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये नया तरीका पढ़ना मतलब क्या? मतलब ये कि जब मैं संशोधन करता हूँ, एक नाटक लेता हूँ या 2-3 में नाट्यकार लेता हूँ, 2-3-4-5 नाट्यकार मैंने ले लिए, सभी लोगों ने 5-5 नाटक लिखे हैं।
तो मैं 25 नाटक पर संशोधन कर रहा हूँ। अब आप ये संख्या देख के भी आपको बहुत आश्चर्य होगा या शौक लगेगा कि ये 25 नाटक पे थोड़ा संशोधन होता है, वो कब पूरा होगा। तो हम 2-3, ज्यादातर 2-3 कृति लेते हैं, 4-5 कृति कोई लेते, कोई 7-8 कृति लेते हैं, एट द मोस्ट 10-12 कृति को ले लेते हैं। 2-3 लेखक की 3-4 कृति बनाकर उतना लेते हैं। लेकिन अगर 25 कृति हो और उनको सब पढ़कर, या 50 कृति पे अगर आपको काम करता है, या फिर आप सोचिए 100 कृति पे अगर आपको काम है, शेक्सपियर पे अगर आप काम, तो उसने 37 नाटक उसने लिखे, 37 नाटक उसने लिखे। तो अगर सभी नाटक पे आपको काम करना है, कितना वक्त लगेगा। बड़े बड़े नाटक, बहुत लंबे नाटक लिखे उसने। तो वो नाटक को आप कितना समय लगेगा पढ़ेंगे, और आपको बार बार पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना। जैसे हमें बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। तो बहुत काव्य की बात अच्छी है, छोटे काव्य हो तो आप जितनी बार पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े नाटक हो, बड़ी नवल कथाएं हो, बहुत सारी नवल कथाएं। अभी एक नवल कथा भारत में के एक लेखक है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ नाम के एक लेखक है, उसकी एक किताब अभी नेटफ्लिक्स पर फिल्म बन के आई है, अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय आपने सुना होगा, क्योंकि उसके आसपास एक विवाद भी गढ़ चुका था, बहुत विवाद हुए, और कहा कि उसको उतार दिया जाए, ये सीन उसके काट दिए जाए। वो जैसे अभी हम जो समय में रहते हैं उसमें हमारी जो लागणी है, हमारी इमोशंस बहुत हताहत हो जाते हैं। अभी बात बात में हमारी फीलिंग्स हताहत हो रही, बहुत नाजुक फीलिंग्स के अब हम हो चुके हैं। तो बात बात में तो वो कुछ किसी लोगों का हो गया, तो उन लोगों ने विक्रम, वो नवल कथा जो है वो बहुत लंबी 1000 पन्ने की नवल कथा है, उसका माना जाता है वो लॉन्गेस्ट नॉवेल है, बहुत लंबी, किसी अंग्रेज किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई अंग्रेजी में नवल कथा, तो बहुत लंबी है। अगर आपको 3-4 बार पढ़नी हो तो कितना वो रिगरस काम हो जाएगा। आपको नया प्रश्न मिला कि ये मुझे देखना है इसके अंदर, तो कितना वक्त लगेगा आप सोचिए। डिजिटल स्वरूप में हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो जब डिजिटल हो जाती है तो जो किताब, जो संशोधन आप 15-20 या मैक्सिमम 25 कृति में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कृतियों में, वो डिजिटल ह्यूमैनिटीज में आप 200 साल का में छपा साहित्य ले सकते हैं। 200 साल मैं बात कर रहा हूँ, 200 ईयर्स में, सोच समझ कर, ये गलती नहीं है बिल्कुल, 200 ईयर्स। तो आप गूगल बुक्स के एन ग्राम प्रोजेक्ट चल रहा है, गूगल ग्रुप्स के एन ग्राम नाम का प्रोजेक्ट। तो आप यू विल गो एन ग्राम सर्च करोगे, एन ग्राम गूगल, तो भी आपको वो वेबसाइट मिलेगी। वहां पर कुछ चार्ट्स बने मिलेंगे, चार्ट्स होंगे। तो वहां पर आप अगर नाम डालेंगे कि भाई चलो ये साहित्यकार, ये साहित्यकार, ये साहित्य कृति, तो उस साहित्य कृति के बारे में जितनी भी बातें 200 साल में हुई है, और जो किताबें गूगल बुक्स के पास उनके पोर्टल पे पड़ी है, उसमें वो तुरंत विद इन मिली सेकेंड्स में सभी किताबों को ढूंढ के आपके सामने चार्ट लगा देंगे कि इतनी बार इस नाम का उल्लेख इतनी किताबों में है। विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर 200 साल का साहित्य को वो देख लेंगे जल्दी से, और आपके सामने रिजल्ट लगा देंगे कि। तो हमने एक दो प्रयोग किए थे, वो प्रयोग भी मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूं उसके। कि हमने उसको एक प्रश्न पूछा कि एक मैरी शेली करके एक नाट्यकार है, मैरी शेली है, जो जिसने एक नवल कथा लिखी 1818 में, 1818 में, करीबन 200 साल पहले, 202 साल पहले उसने एक नवल कथा लिखी, फ्रैंकेनस्टाइन है उसका नाम है, फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक नवल कथा है, वो लिखी थी। तो फिर बहुत सारे इतिहासविद जो थे, साहित्य के इतिहासविद, उसने ज्यादातर उस किताब को महत्व की किताब नहीं मानी थी उस समय पे। तो मैरी शेली लेखिका है, एक नाटक, एक नवल कथा लिखी है, लेकिन किसी भी साहित्य के इतिहासकार जो है उसने उस किताब को इतना महत्व नहीं दिया। तो आप 100 साल पहले लिखे गए अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को देखो, तो आपको मैरी शेली या फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में शायद ही कुछ मिले, या नहीं मिलेगा कुछ कि वो बड़ी किताब है। तो वो एक लिया कि जो बहुत सालों तक वो किताब और वो लेखिका वो अंधकार में रही है, ऐतिहासिक अंधकार में वो रही थी। फिर हमने दूसरा बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स जो बहुत पॉपुलर जासूसी नवल कथा में जो पात्र है उसके बारे में देखा। और एक वैज्ञानिक लिया जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की बहुत बातें 20वीं सदी में हुई, तो चलो आइंस्टाइन, क्योंकि उसका सापेक्षवाद साहित्य में इस्तेमाल होता है, सापेक्षवाद उसका थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फिलोसॉफी में, साहित्य में भी उसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो 3 नाम के साथ हम सर्च करते थे कि चलो भी क्या हो रहा है आजकल इसके बारे में।
तो हमने देखा कि आजकल, आजकल मतलब पिछले आजकल भी क्या है, आजकल मतलब 2 दशक, पिछले 2 दशक में अगर किसी किताब ने और किसी व्यक्ति ने सभी का इमेजिनेशन कैप्चर करके रखा हो और जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई हो, तो वो शेरलॉक होम्स या आइंस्टाइन नहीं थी, वो फ्रैंकेनस्टाइन थी। वो मैरी शेली की किताब फ्रैंकेनस्टाइन थी। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आविष्कार के साथ हम ये भी सोचने लगे कि टेक्नोलॉजी के अगर हम गुलाम बन जाएंगे तो हमारी दशा क्या होगी, मानव की दशा क्या होगी अगर हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे। तो उस हिसाब से वो उस हिसाब से उस किताब का भी महत्व बढ़ जाता है। मैं थोड़ा वो छाव में रहता हूँ, यहाँ पर वो धूप आ रही है तो कैमरा भी गर्म हो जाएगा, इसलिए मैं अपना कैमरा थोड़ा छाव के अंदर खींच रहा हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे थोड़ी धूप भी है, यहाँ पर टेरेस पे बैठा हूँ। तो वो किताब के क्या होगा कि वो किताब आज महत्व की है पढ़ने के लिए। आज सभी स्टूडेंट्स को वो पढ़ानी भी चाहिए ताकि हम एक नया डिस्कोर्स बना सके कि मानव विद्याएं क्या है, तकनीक क्या है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज हमें मदद करती है। लेकिन अगर हम इसके गुलाम बन जाएंगे, अगर हम अपनी मति का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे और कंप्लीटली कहेंगे कि अब मोबाइल ही मेरा काम करेगा, अब टेक्नोलॉजी ही मेरा काम करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी, तो फिर हम क्या करें। बाद में आखिर में मैं इसकी भी थोड़ी बात करूंगा। अभी 9:38 हुए, अभी मैं 10 मिनट बात करूंगा, बाद में आपके प्रश्न भी आपसे लूंगा। तो अगर एक साथ मुझे 200 साल के साहित्य में देखना है व्यापक, तो लोग कहते हैं, एक रूपक देते हैं इस डिजिटल ह्यूमैनिटीज में, जंगल का रूपक देते हैं कि अगर आपको एक एक पेड़ की स्टडी करनी, एक पेड़ की आपको स्टडी करनी है कि 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 10 ट्री, तो आप बराबर है जो ट्रेडिशनल मोड में करते हो कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर पूरे के पूरे जंगल की स्टडी करनी है, कितने प्रकार के वृक्ष यहाँ पर है, उस वृक्ष के क्या है, वो किस तरह से सीजन्स में बदलते रहते हैं, सब कुछ अगर आपको देखना है, तो आपको डिजिटल ह्यूमैनिटीज काम लग सकती है। जो एक साथ आप जितनी चाहे उतनी कृति उसको दे दे, फिर आप प्रश्न पूछे और कहे कि मुझे ये बताओ कि जैसे मुझे ये बताओ कि 19वीं सदी 100 साल के जो साहित्य थे उसके विलन्स कौन थे, उसके विलन्स, एंटेगोनिस्ट जो थे, प्रतिनायक जो उनके थे साहित्य में, वो कौन थे, वो क्या करते थे, वो किस प्रकार के थे। तो वो देखना हो तो कैसे देखें, कितनी कृति हमें पढ़नी पड़ेगी। प्रतिनायक कौन था, नायक कौन था, नायिका कौन थी, वो कहां से आती थी, वो समाज के किस पहलू से आती थी, वो नायिका, वो कुछ कार्य करती थी या नहीं, क्या कार्य करती थी नारी। इतने 100 साल के साहित्य में देखना हो तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, आपको करीबन 30-40 लोगों को वो प्रोजेक्ट देना पड़ेगा कि आप इस 10 साल को देखो, आप उस 10 साल को देखो, आप तीसरे 10 साल को देखो, फिर सब मिलके किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होंगे, सब अपना अपना कंक्लूजन दिखाएंगे और फिर हम करीबन 4-5 साल के बाद एक प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे कि 100 साल में 19वीं सदी के साहित्य में विलन इस प्रकार के थे, प्रतिनायक ऐसे थे, नायक ऐसे थे, नायिका ये थी और ये कार्य ये सब लोग कर रहे थे, वो सब। क्योंकि ये बहुत मजेदार रहता है, ये सब संशोधन हमें 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 बहुत अच्छी बातें देती। मैं बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अगर टेलीविजन सीरियल देखते हैं, जो हर रोज जो टेलीविजन सीरियल्स आती है, आपने कभी प्रश्न किया कि ये लोग कौन है, ये लोग, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बंगाली है, ये राजस्थानी है। तो आप देखोगे, हाँ राजस्थानी है, वहां पर गुजराती है, वहां बंगाली है, वहां पंजाबी है, मराठी है। तो फिर आपने कभी ये प्रश्न किया कि कश्मीरी कहाँ गए, कश्मीरी अचानक गायब क्यों हो गए हमारे टेलीविजन के स्पेस में, कश्मीरी वो कहाँ चले गए, आसाम के लोग कहाँ चले गए, मिजोरम के लोग कहाँ, नागालैंड के लोगों को तो हमने कभी हमने अपनी पॉपुलर इमेजिनेशन या पॉपुलर सीरियल में क्यों नहीं देखा, कहाँ पर है ये लोग। भारत मतलब क्या है, भारत के सभी लोग क्या हमारे टेलीविजन की स्पेस में आ पाते हैं, तो क्यों नहीं आ पाते, क्या है कि वो अचानक गायब ही रहते हैं और कुछ लोग ही आते रहते हैं। और हम जब विलन्स के हैं, हम बॉलीवुड में विलन, उसका एक बहुत अच्छा पेपर भी, यूके की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ फिल्म स्टडीज होती है, जहाँ पर बॉलीवुड नाम का पेपर और सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। तो वहाँ के एक संशोधन करता, उनके प्रोफेसर के मैंने कुछ पेपर्स पढ़े थे, विलन्स, विलन्स इन बॉलीवुड। तो उसके साथ से हमें सामाजिक दर्शन भी कैसे होते हैं कि मदर इंडिया फिल्म अगर आप ले, मदर इंडिया फिल्म अगर ले,
तो उसका जो विलन है वो एक बनिया है, जो वो जो ब्याज वटाव जो हम कहते हैं ना, ब्याज पे पैसे देते हैं और फिर गरीबों की जमीन वो हड़प कर लेते हैं, क्योंकि ब्याज के पैसे कभी खत्म ही नहीं होते। वो बनिया जो थे वो विलन हुआ करते। आज तो बनिया हीरो बन चुके हैं, आज हमारे भारत के बनिया काफी हीरो है। तो वो एक विलन थे, वहां से लेके फिर स्मगलर्स बने, जैसे अमिताभ बच्चन जो रोल प्ले करते थे, तो वो एंटी हीरो जो हुआ करते थे वो स्मगलर्स हुआ, दान चोरी करते थे विलन। वहां से आज की फिल्मों में हम देखे तो या तो पुलिस ऑफिसर या राजकारणी, पॉलिटिशियंस आज के विलन बने पड़े हैं, पॉलिटिशियंस आज की हमारी नैरेटिव के विलन। तो जैसे वो बनिया था गांव का, वहां से लेके शहर में रहता है पॉलिटिशियन की जो, लेकिन ये तो कुछ दशक की बात है, 3-4 दशक की फिल्में आपने और चुनिंदा फिल्में पसंद की और आप अभ्यास कर पाए। अगर आपको 200 साल के साहित्य देखना है, फिल्म का इतिहास अभी 200 साल पुराना नहीं है, क्योंकि वो तो 20वीं सदी का आविष्कार है, अभी 40-50-70 साल ही, उसका इतिहास इतना बड़ा नहीं है फिल्मों का अभी। लेकिन साहित्य का इतिहास तो हजारों सालों का। आप रामायण महाभारत देखे, आप होमर ग्रीक साहित्य देखे, लैटिन साहित्य देखे, तो 2-3 हजार साल पुराना उसका साहित्य का हमारे पास छपाई पड़ी है। तो उतने बड़े साहित्य में अगर आपको देखना है तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज हमें काम कर सकती है। हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, वो ये है कि हमारे जो भाषा साहित्य के भवन होते हैं, भवन जहां पर संशोधन का कार्य भी होता है, वहां पर हमें एक जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी रखनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी वहां पर एक जगह बनानी पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे जो प्रश्न है उसके हिसाब से वो हमें सॉफ्टवेयर बना के दे कि मुझे ये साहित्य देना है और फिर ये प्रश्न पूछना है, तो उसके जवाब मुझे चार्ट्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से वो निकाल के दे। उस प्रकार के हमें वो आवश्यकता है। अब अगर हम ये आगे हम क्या मानते हैं कि भवन में अभ्यास करना है, तो आप 55% लेके आओ, नेट या सेट पास करके आओ, पीएचडी करके आओ, तो आपको भवन में मिलेगा। लेकिन वो एमए हिंदी, एमए इंग्लिश में या गुजराती में ही होगा, उसी का काम, उसी एरिया में काम। बीए हिंदी में किया है तो ही अब आप एमए हिंदी में प्रवेश देते हो। नैरो जगह है, बहुत एक नैरोनेस है, उसको खोलनी पड़ेगी। और कंप्यूटर्स के जो लोग हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर के साथ डील करते, उनके लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। फिर उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे कि मुझे ये चाहिए, आप ये दो। इसकी वजह, इसके कारण क्या होगा कि हम शायद हम सोचेंगे कि हमारे बच्चों को भी हम अभी जॉब नहीं दे पा रहे, नौकरियां नहीं दे पा रहे, उसमें हमारी जगह में भी ये टेक्नोलॉजी वाले आ जाएंगे, तो हमारी जगह चली जाएगी, एक और जगह चली जाएगी। और पूरे भारत में अगर आप कहिए कि भाई 500 यूनिवर्सिटी है, उसमें 500 हिंदी के डिपार्टमेंट है, तो 500 हिंदी के अध्यापक कम हो जाएंगे। तो आप ऐसी सोच तो बराबर नहीं है। ऑलरेडी प्रॉब्लम है जॉब्स की। आर्ट्स के लोगों को, सॉफ्टवेयर वालों को कहाँ प्रॉब्लम है, उसको तो मिल जाएगी जॉब, अमेरिका में भी मिल जाएगी। तो ये नई जगह उनके लिए आप बना रहे हो। मैं दूसरी बात करता हूँ कि उसके साथ हमें क्या और चाहिए कि हम जिन विचारों के साथ बात करते हैं, जैसे साहित्य जो है वो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, समाज के साथ जुड़ा, और समाज के साथ जुड़े हुए तो हम धर्म के साथ भी जुड़े हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए तो हम राजकारण के साथ भी जुड़े हुए, हम फिलोसॉफी के साथ भी जुड़े हुए, हम साइकोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए, हम अर्थशास्त्र के साथ भी जुड़े हुए। साहित्य का अभ्यास कभी पूर्ण रूप से सिर्फ साहित्य के लिए नहीं हो सकता है। साहित्य अर्थतंत्र, राजकारण, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे इतिहास, हमारे मनोविज्ञान, इन सब के साथ जुड़ा है। तो साहित्य आप सिर्फ साहित्य के लिए पढ़ोगे तो वो अधूरा ही रहेगा। अब तो हम सब जानते हैं कि साहित्य मल्टीडिसिप्लिनरी जगह है, जहां पर बहुत, और अब एंटर हो रहा है इसमें टेक्नोलॉजी भी। अब टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी किताब के साथ वार्तालाप करने के लिए, लेकिन हमारे संशोधन में भी वो इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। तो एक नया आयाम खुल रहा है कि डिजिटल क्रांति के युग में हम इसको कैसे, सब कुछ हमारे लिए महत्व का है। तो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये नायिका थी, वो किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रही थी। तो वो जैसे मैं कहा कि कश्मीर कहाँ गया, आसाम कहाँ गया, मिजोरम कहाँ गया। अगर हम देखते हैं कि खेडूत लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये खेडूत जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ हरियाणा पंजाब के ही क्यों है, बाकी के सब खेडूत कहाँ गए हैं, वो क्या हो रहा है, वो सामाजिक पृष्ठभूमि। तो जब साहित्य सर्जन होता है या ये होता है, तब ये भी बहुत महत्व की बात है।
इस बात में मैं एक और उदाहरण दूं कि एक बहुत अच्छी साहित्य कृति है ध्रुव भट्ट साहब की। ध्रुव भट्ट गुजराती के बहुत अच्छी अकुपार लिखी है, समुद्रांतिके है, ये रेवा जो फिल्म बनी है जिसके ऊपर वो तत्वमसी भी बहुत अच्छी, उसकी बहुत बातें होती है। अब अंग्रेजी साहित्य में भी उस पर संशोधन बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम किया है। उसकी जब हम ये साहित्य कृति देखे रेवा, जो फिल्म बनी है वो तत्वमसी, तो वो 1980 1990 के दशक में है, नर्मदा की पृष्ठभूमि में उसने वो नवल कथा लिखी है, नर्मदा की अब उसी दशक में 90 के दशक में ही नर्मदा के आसपास एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। वो था वहां के ट्राइबल लोगों का, वहां के अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, जिसकी जमीन, जिसके गांव वो पानी में डूबने वाले थे डैम के, वो एक आंदोलन कर रहे थे। तो आप अगर तत्वमसी पढ़ोगे तो वो आंदोलन तो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है, वो कहीं पर नहीं है वो आंदोलन। तो ये प्रश्न होता है कि ये गबन किसने कर दिया, ये पूरा का पूरा चीज गबन हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये जो एब्सेंस होती है साहित्य में, वो लेकिन वो कैसे पता चलेगा जब आप समाज का अभ्यास करोगे, सामाजिक दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो कि ये समाज में तो ये हो रहा था, साहित्य ये क्यों नहीं देख रहा था, साहित्य क्या कर रहा था? क्या वो आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी बन के बैठा था साहित्य की मैं देख न सकूं, बुरा हो रहा है, मेरे ही बच्चों के द्वारा बुरा हो रहा है, मेरे ही पति के द्वारा बुरा मैं नहीं देखना चाहता? तो क्या साहित्य आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाता है? या हम कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य की रोशनी भी न पहुंच पाए, जहां आम जनता की दृष्टि न पहुंच पाए, वहां पर साहित्यकार की दृष्टि पहुंचकर हमें एक एक्सरे दृष्टि से अंदर का दृश्य देना चाहिए। अगर वो भी साहित्यकार भी ऐसा करे कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दे और एक बहुत बड़ा आंदोलन उसको गायब कर दे इतिहास से, साहित्य से, तो क्या हो? तो ये भी एक ये मतलब कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें ये सब। अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ जैसे डिजिटल माध्यम से हमारे साथ हो रहा है, तो इस माध्यम में अगर वो जो अब ये जो टेक्नोलॉजी बन रही है, वो जो स्मार्टनेस अपने आप में ला रही है, वो बनाने वाले जो लोग हैं उनको अगर हम हमारे विचार, जैसे नारीवाद एक विचार है, उपनिवेशवाद एक विचार है, उन विचारों, उस थ्योरी से उसको रूबरू नहीं करवाएंगे, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो फिर भी पुरुषत्व समाज के उपयोगी ही वो सॉफ्टवेयर भी बनेंगे। वो उपनिवेशवाद में हमें फिर से कॉलोनियल बनाने के लिए ही वो सॉफ्टवेयर बनेंगे। और वही आजकल का भी प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें कॉलोनाइज कर रही है, किस तरह से फिर से हमें, जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कॉलोनाइज बनाया था, तो उस तरह से अब ये टेक्नोलॉजी जो वेस्ट से आ रही है या अपने ही लोगों से आ रही है, वो भी हम लोगों को कैसे कॉलोनाइज बना रही है। और वो अगर न बनाए और टेक्नोलॉजी संपूर्ण रूप से तटस्थ रूप से काम करे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को भी हमें हमारे साहित्य पढ़ाने की जरूरत रहेगी। तो हमारी डिमांड क्या रहेगी कि जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं वहां पर भी साहित्य के टीचर्स पढ़ाने चाहिए। हमारी थियरीज, नारीवाद से उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक अभ्यास की जो कोई भी बातें हो, वो सब भी वहां पर पढ़ाने चाहिए। उनको भी एक पूरा पेपर सभी सेमेस्टर में मिलना चाहिए, जहां पर वो हिंदी साहित्य हो, गुजराती साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, उनके प्रवाह हो, मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थतंत्र हो, उनकी दूरगामी असर क्या होती है, वो सब भी वहां पर भी पढ़ाने चाहिए। इसी वजह से आईआईटीज जो हमारी है, आईआईटीज जो है, वहां पर तो एक भाषा का ही जगह है, अभी इंग्लिश भाषा है, और वहां पर अंग्रेजी भाषा और भाषा के संशोधन भी होते हैं साथ में मिलकर, वो हो रहा है, वो सभी जगह पर होता है। तो इससे क्या होगा कि उसी संस्थानों में भी जहां पर टेक्नोलॉजी का अभ्यास होता है, वहां पर हमारी भाषा और साहित्य के अभ्यास के आयाम भी धीरे धीरे वहां पर भी खुलेंगे। दोनों के आपले होने की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए खुलने चाहिए, वरना बहुत बड़ा अन्याय होगा। और ये जो अन्याय की मैं बात कर रहा हूँ वो काल्पनिक बात नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें फिर से उपनिवेशवाद या नारीवाद की बातें बराबर समझा नहीं पा रही है। ये बहुत ही सटीक रूप से संशोधित की गई बातें हैं,
जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। और बहुत सारे संशोधन ने बताया है कि टेक्नोलॉजी भी पुरुषसत्ताक समाज की तरह काम करती है। टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से पुरुषसत्ताक समाज की तरह वो काम करती है। और जिस तरह से जब जब हमने ईश्वर को देखा नहीं था, टेक्नोलॉजी भी वैसे इनविजिबल रहती है, टेक्नोलॉजी भी दिखाई वैसे नहीं देती है। जैसे ईश्वर को भी जब किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ ईश्वर की बातें लोगों ने सुनी थी, वो मूसा हो या मोजिस हो या हमारे प्रजापति हो, जिन लोगों ने उपनिषद वगैरह में बात की है कि ये जो आकाशवाणियां होती है, आकाशवाणी मतलब सिर्फ वाणी होती है, वहां कोई कोई बोलता दिखाई नहीं देता है, तो भी जब ईश्वर दिखाई नहीं दिया था तब भी हमने उसको पुरुष बना दिया है। ख्रिस्तियों ने भी किया, वही उसी स्वरूप, वही अल्लाह का स्वरूप भी पुरुष बन गया। और हमारे त्रिदेव जो बने हैं, हमारे जो त्रिदेव बने, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी फिर वहां से फिर देवियां बनी है, पहले तो त्रिदेव, वो भी वैसे पुरुष बन गए। और जैसे धर्म पूरा पुरुषसत्ताक समाज बन गया देखते देखते बरसों जाते हुए, और आज उसके अंदर जाकर ये प्रश्न करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये पुरुषसत्ताक धर्म और नारीवाद का विमर्श अगर आप करने जाओ तो आज तो बहुत लोगों की धार्मिक संवेदनाएं जो है वो हताहत होने लगी है। तो वही गलती जो गलती धर्म में हुई है पुरुषसत्ताक समाज के साथ जुड़कर, वो गलती अगर टेक्नोलॉजी में न हो और हमें टेक्नोलॉजी एक तटस्थ रूप से एक समाज दर्शन में काम लगे, तो हमें जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को सिखाना है कि ये वाद क्या है, ये इजम्स क्या है। इन सब वाद अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो हम एक दूसरे प्रकार के कॉलोनियलिज्म की ओर चले जाएंगे और फिर से पुरुषसत्ताक समाज भी वहां पर भी राज करे। तो ये सब आयाम है संशोधन करने के लिए, जो साहित्य टेक्नोलॉजी के लिए हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं, तो उसको हमें देखना भी उसी तरह से पड़ेगा भी। तो ये कुछ बातें थी टेक्नोलॉजी आईसीटी के माध्यम से। सिर्फ हम संदेश है कि आपले नहीं करते, लेकिन संशोधन में भी हमें अब बड़े अवकाश की जरूरत है कि हम किस तरह से नए आयाम खोल के संशोधन करें। और जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं उनको भी हम अब हमारे वाद, हमारे साहित्य, हमारा समाज दर्शन जो है, हमारे फिलसफी का जो दर्शन है वो उन तक भी पहुंचाना बहुत अनिवार्य बन चुका है। अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर कोई सवाल हो, बारड़ साहब से आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं प्रश्न। सर, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी वेबसाइट के नाम या लिंक हमको भेजिए ताकि हमारे शोध में वो उपयोगी हो और उससे हम शोध के पुस्तकों को हम पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सके। आपसे नम्र। हाँ बिल्कुल, मैं वो लिंक सब भेजूंगा खान सर वगैरह साहब को, और वो आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई विद्यार्थी? खालिद साहब। जी सर। बारड़ साहब का आभार व्यक्त करते हुए व्याख्यान समरी प्रस्तुत की जाए। जी जी सर। बारड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तकनीक का शोध में कैसे उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में काफी विस्तृत जानकारी शोधार्थियों को उपलब्ध कराई। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कई बार आपदा जो है वो हमें नए अवसर प्रदान कर जाती है। आपने देखा होगा कि कल तक हमारे यहाँ भी ये इसको लेकर तकनीक से भाई कैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर काफी मतलब वाद विवाद की स्थिति रही। लेकिन जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा सत्र जो है वो हमने ऑनलाइन ही पढ़ाया, न सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया बल्कि छात्र जो है वो ऑनलाइन परीक्षा भी देंगे सर। तो ये बात। दूसरी बात ये है कि के साथ ही लगातार विकसित होते चले आ रहे हैं। जैसे आपने बड़े अच्छे उदाहरण दिए सर, चाहे भाषा हो तो भाषा भी अपने आप में तकनीक है, लेकिन शुरुआत से ही लगातार तकनीक के साथ विकसित होता चला आ रहा है।
आपने एक और दूसरी बात कही सर, मैं एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमने जैसे ये ऑनलाइन, हालांकि ऑनलाइन काफी बड़ा योगदान रहा है क्योंकि आपने कई सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैसे लोगों ने भी उसको काफी सराहा और ये माना कि ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। मैं इसलिए इस बात को यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जहां तक हिंदी की बात है तो हिंदी में ये सारा बहुत कम हो रहा है। और जैसे आपने ये भी कहा अपने व्याख्यान के दौरान, मैं नहीं जानता कि हिंदी में हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आपने एक बार पहले भी कहा अगर किताबों की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी काफी समृद्ध है, लेकिन अगर गूगल की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि नेट पर वो सारी चीजें उपलब्ध करवानी पड़ेगी, इसलिए हमारी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा नेट पर दर्ज हो, ये हम करें तो फिर ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप हमारे ही विश्वविद्यालय से हैं और हमारी संकाय के आप अधिष्ठाता हैं, इसलिए आपसे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको निमंत्रित करेंगे, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। यस, थैंक यू एवरीबॉडी। सभी छात्राओं को भी शुभेच्छा पीएचडी संशोधन कार्य के लिए भी और शुक्रिया आप वाघेला साहब आपका या खान साहब का मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस वार्तालाप के लिए। मुझे एक दूसरा याद आया बीच में कि जैसे नाट्य को लेकर हमारी एक शोध छात्रा शोध कर रही है। अब जब नाट्य समीक्षा जो है उसमें अगर देखना तो संभव नहीं है, लेकिन आजकल ये सुविधा है सारे उसको देखकर काम किया जा सकता है बड़ी आसानी से, तो ये भी एक तकनीक का उपयोगी है। धन्यवाद सर, आभार। धन्यवाद। नीतू जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। नीतू जी आपका हार्दिक स्वागत है।